हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में। अदरवाइज वीडियो काफी लेंदी हो रहा था। सो दिस इज पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में। सो गाइज, प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड जो आपको सही लगे वो लिखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स थे, ठीक है, उसको पढ़ने वाले थे, उसके पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी ये समझने में कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जैक्ट स्कोप क्या है। ठीक है, क्या पॉलिटिकल साइंस नैरो है या पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल साइंस का एरिया क्या क्या है, ठीक है ना, वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है। जब भी हम स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप से ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा रही हैं, उसका एरिया क्या है, कहाँ तक वो सब्जेक्ट एक्सटेंड करता है, इसकी बात की जा रही है। दिस इज स्कोप। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है ये समझने में प्रॉब्लम हो रही थी स्कॉलर्स को। पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, कोई पॉलिटिक्स कहता है, कोई पॉलिटिकल थ्योरी कहता है, कोई पॉलिटिकल साइंस कहता है, कोई थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स कहता है, कोई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहता है, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी कहता है। सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की हैं जब हम लोग नेचर, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कोई पॉलिटिकल साइंस की एग्जैक्ट या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, वो मिसिंग है। और काफी रीसेंट टाइम्स में अभी जैसे कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ऑफ पावर कहा जाता है। ठीक है, कि पावर की स्टडी है ये। ठीक है, ताकत की, कंट्रोल की स्टडी है पॉलिटिकल साइंस। सो ये सारी डिफिकल्टीज जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, इन्हीं डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इन्हीं डिफिकल्टीज को हटाने के लिए अप्रोचेस का यूज होता है। जब ये सारी डिफिकल्टीज हट जाएंगी तभी आप अच्छे से जो पॉलिटिकल साइंस है उसका स्कोप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, कि कहाँ तक पॉलिटिकल साइंस एक्सटेंड करती है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है, एक एडिक्वेट स्टडी के लिए ये सारी डिफिकल्टीज का जाना जरूरी है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो स्कॉलर्स ने फेस की, इसी वजह से कुछ कुछ मेथड्स एंड कुछ अप्रोचेस निकल कर आए। ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस की स्टडी ईजी हो जाती है। सो अप्रोचेस क्यों आई हैं उसके रीजंस मैंने आपको दे दिए। अप्रोचेस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें भी आप यही पॉइंट्स दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो डिफिकल्टीज स्कॉलर्स ने फेस की हैं इसी वजह से अप्रोचेस निकल कर आई, क्योंकि स्कॉलर्स को लगा कि हाँ, पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए, है ना। साइंटिफिक मैनर में हमें पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहिए, उसके स्कोप को समझना चाहिए, इसीलिए अप्रोचेस एंड मेथड्स निकल कर आए। ठीक है, विद टाइम, धीरे धीरे वक्त के साथ, टाइम के साथ अप्रोचेस एंड मेथड्स सामने आए इन डिफिकल्टीज को कम करने के लिए एंड साइंटिफिक मैनर में पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए। सो सिंपल वर्ड्स में किसी इवेंट को देखना, ठीक है, एंड फिर उस इवेंट को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अप्रोच में बी अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ लुकिंग एट एंड देन एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर फेनोमेना। ठीक है, फेनोमेना को हम एक इवेंट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कोई इवेंट है, कुछ हो रहा है, उसे हमने देखा एंड फिर उसे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, यही अप्रोच है। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने से पहले हमें उसे सही से ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर नजरिए से उस चीज को देखना जरूरी है, तभी आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड इस तरीके को ही हम अप्रोच कहते हैं। अप्रोच के अंदर दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो दो चीजें क्या होती हैं। अक्वायरिंग डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द फिनोमेना। ठीक है, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसकी डिटेल्ड नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है ना, पूरी एक एक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, ये पहली चीज है। सेकेंड, हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है स्टडी का। ठीक है, अब हमारे पास इतनी सारी नॉलेज आ गई, ठीक है, डिटेल्ड नॉलेज है उस इंसिडेंट की, बट क्या हमें पता है कि हमारा स्टडी का फोकस क्या है,
हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस है जो हम आंसर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज की डिटेल्ड नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, ठीक है ना। उस डिटेल्ड नॉलेज से मैं क्या निकाल के ले जाना चाहती हूँ, कौन से क्वेश्चंस के आंसर करना चाहती हूँ, ये भी पता होना चाहिए। तो अप्रोच में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द फेनोमेना या इवेंट, सेकेंड व्हाट इज द फोकस ऑफ आवर स्टडी, ये भी पता होता है। मेथड का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका, ठीक है। किसी भी काम को करने का तरीका वो मेथड कहलाएगा, ठीक है। सो अप्रोच में हमने इंक्लूड किया था किसी भी इंसिडेंट की डिटेल्ड नॉलेज अक्वायर करना, ठीक है। अब वो डिटेल्ड नॉलेज किस तरीके से होगी वो मेथड कहलाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगी, क्या साइंटिफिक मेथड से होगी या कंपैरेटिव मेथड से होगी, ठीक है। कौन से मेथड से हम अपने पास नॉलेज लेकर आएंगे, ठीक है ना, उस इंसिडेंट की, वो मेथड कहलाएगा। वो पर्टिकुलर प्रोसीजर, वो पर्टिकुलर रास्ता जो आप पकड़ोगे नॉलेज अक्वायर करने का, वो मेथड कहलाएगा। सो यहां पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अप्रोच एक वाइडर टर्म होता है, मेथड एक नैरो टर्म होता है, ठीक है। मेथड सिर्फ आपको एक रास्ता दे देता है कि भाई ये रास्ता है इस चीज को पाने का, ठीक है। क्या कि आप साइंटिफिक वे से पा सकते हो, या तो आप कंपेयर करके दो चीजों में इस रास्ते पे चल सकते हो, ठीक है ना। या कंपेरेटिव मेथड यूज कर लो या साइंटिफिक मेथड यूज कर लो डेटा को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन अप्रोच क्या करती है, अप्रोच इसको तो इंक्लूड करती ही करती है, जैसा कि हमने कहा था कि एक्वायरिंग डिटेल्ड नॉलेज, वो ये भी इंक्लूड करती है व्हाट इज द फोकस ऑफ आवर स्टडी। जो हमें मिल गया, अब हमने साइंटिफिक मेथड यूज करके नॉलेज तो अक्वायर कर ली, ठीक है ना। अब हमारे पास डेटा तो है, उस डेटा में से मेरे काम का क्या है ये भी इंक्लूड करती है अप्रोच, ठीक है ना। फोकस क्या है हमारी स्टडी का, अप्रोच ये भी इंक्लूड करती है। तो अप्रोच इज अ वाइडर टर्म एंड मेथड इज अ बिट नैरो टर्म। सो गाइज अप्रोचेस का कभी एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक है। इन्हें एग्जैक्ट कैटेगरीज में कभी नहीं बांटा जा सका, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखो तो दो तरह की अप्रोचेस होती है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है मॉडर्न, ठीक है। गाइज इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। अगर मैं रफली कहूं तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस का जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक है, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक ट्रेडिशनल अप्रोचेस कही जाएंगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है ना, जो भी अप्रोचेस इवॉल्व हुई, जो भी अप्रोचेस आई, उन्हें कंटेम्पररी या मॉडर्न अप्रोचेस कहा जाएगा, ठीक है ना। ये रफली मैं आपको बता रही हूं। सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमें एक इंसाइट देती है, ठीक है ना, यूनिवर्सल, कांस्टेंट एंड कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स के बारे में जो पॉलिटिकल लाइफ में इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्सल है, यानी हर जगह है, कांस्टेंट है यानी कि बदल ही नहीं रही हैं, एंड कन्वेंशनल है, काफी पुरानी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, पॉलिटिकल लाइफ में। और रिलेटेड जो इश्यूज है ह्यूमन लाइफ में उनके बारे में भी एक इंसाइट देती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमें पॉलिटिकल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। अगर काफी सिंपल वे में हम बोलें तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमें पॉलिटिकल लाइफ में इमर्ज हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। सो गाइज अप्रोचेस के बारे में पढ़ने से पहले आपको एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोचेस के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंस है, वो एम्पिरिकल अप्रोच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, एंड जो ट्रेडिशनल स्टडी थी पॉलिटिक्स की वो नॉर्मेटिव अप्रोच को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। सो एम्पिरिकल अप्रोच आपके फैक्ट्स को ढूंढती है, ठीक है, उन्हें डिस्क्राइब करती है। फैक्ट्स को ढूंढा और उन्हें डिस्क्राइब किया, ये एम्पिरिकल अप्रोच का काम है। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या करती है, वो डिटरमिन करती है एंड वैल्यूज प्रिस्क्राइब करती है। जो आपकी एम्पिरिकल अप्रोच है, ठीक है ना, वो आपके ऑब्जर्वेशन पर रिलाय करती है, वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन पर। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे, सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी आपके 5 सेंसेस के थ्रू, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ठीक है ना, टच, इनके थ्रू आपने जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं
उनको ऑब्जर्व करके ये आपको डेटा देगी। एम्पिरिकल अप्रोच का काम ही है कि जो रियल वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं उन्हें एक्सपीरियंस किया जाए, ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाए एंड उसके बेसिस पर ही डेटा दिया जाए, ठीक है ना। सपोज मैंने आईज से कुछ देखा अपनी, उसे मैंने ऑब्जर्व किया एंड उसके बेसिस पर मैंने डेटा दिया, दैट इज एम्पिरिकल अप्रोच, ठीक है ना। ये एम्पिरिकल अप्रोच कहलाएगा क्योंकि मैंने अपने सेंस के थ्रू कुछ चीजें एक्सपीरियंस की, उसे ऑब्जर्व किया एंड तब मैं डेटा दे रही हूं। दिस इज एम्पिरिकल अप्रोच। सो एक एम्पिरिकल स्टेटमेंट 3 चीजें अपने अंदर इंक्लूड करता है। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है आप उस इंसिडेंट को, ठीक है ना, जिस इंसिडेंट के बारे में आप डेटा चाहते हो उस इंसिडेंट को आप अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसे देख सकते हो, आप उसे टच कर सकते हो, ठीक है, आप उसे स्मेल कर सकते हो। सो इन सेंसेस के थ्रू आप उस डेटा को या उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकेंड, दोबारा भी आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो एक बार चला गया इंसिडेंट एंड दोबारा कभी होगा ही नहीं, नहीं, आप दोबारा भी उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और उस डेटा की एक्यूरेसी वेरीफाइड की जा सकती है, ठीक है ना, उसकी एक्यूरेसी टेस्ट की जा सकती है कि वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, वो वेरीफाइबल है या नहीं है, सही है या गलत है, ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें एक एम्पिरिकल अप्रोच अपने अंदर इंक्लूड करती है। एक, आप उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो अपने सेंसेस के थ्रू, दोबारा भी चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड तीसरा, उसे वेरीफाई कर सकते हो। जो डेटा आप लेकर आए हो आप पता कर सकते हो कि डेटा सही है या गलत है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। ये 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। सो एम्पिरिकल अप्रोच कुछ ऐसे लॉस को डिस्कवर करती है जो अनऑल्टरेबल है, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सपोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या आप इसे बदल सकते हो? कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये डिस्क्राइब आप कर सकते हो, इस चीज को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। यही काम होता है एम्पिरिकल अप्रोच का, ठीक है ना। वो चीजों को रियलिटी के बेस पे डिस्क्राइब करती है एंड डिस्कवर करती है। अब नॉर्मेटिव अप्रोच पर आते हैं। नॉर्मेटिव, इस टर्म से ही पता चल रहा है कुछ नॉर्म्स की बात होने वाली है, कुछ नॉर्म्स पर बेस्ड डेटा होगा, है ना। सो नॉर्मेटिव अप्रोच इज कंसर्न्ड विद लॉज एंड कंडीशंस लार्जली क्रिएटेड और अडॉप्टेड बाय ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है ना। नॉर्मेटिव अप्रोच बेस्ड होती है हमारी क्रिएशंस पर, हमारे थॉट्स पर, ठीक है ना। जो चीजें हमने खुद से क्रिएट की हैं, जो आइडियाज हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है ना, जो हमने बनाए हैं खुद से, उनके ऊपर बेस्ड रहती है नॉर्मेटिव अप्रोच। जो लॉज हम लेकर आए हैं, जो कंडीशंस हमने बनाई हैं, ठीक है ना, और जो कंडीशन सोसाइटी ने अडॉप्ट की हैं, जिनको सोसाइटी फॉलो करती है, ठीक है ना, उन मैन मेड कंडीशंस पर बेस्ड होती है नॉर्मेटिव अप्रोच। और ये ऑल्टरेबल है, ठीक है ना, इन्हें बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। सो नॉर्मेटिव अप्रोच इज कंसर्न्ड विद लॉज एंड कंडीशंस दैट आर ऑल्टरेबल, ठीक है ना, उन लॉज एंड कंडीशंस को बदला जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को तो मैं नहीं बदल सकती, ठीक है ना, वो एम्पिरिकल अप्रोच है भाई, वो तो यूनिवर्सली सही है, ठीक है ना, यही फॉलो ही होता है, इसे ही डिस्कवर किया, इसे ही डिस्क्राइब किया है, और इसे बदल नहीं सकती हूं मैं, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं नहीं बदल सकती हूँ, बट लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, इन्हें तो बदल सकती हूँ, है ना। सो नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए मैंने आपको ये टेबल दे दी है, ठीक है ना, जहां पे दी इशू लिखा है वो बेसिकली बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है, ठीक है। फिर है आपका एम्पिरिकल अप्रोच एंड देन नॉर्मेटिव अप्रोच। तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है चीफ कंसर्न, ठीक है ना। चीफ कंसर्न मतलब कि फोकस क्या है स्टडी का। तो एम्पिरिकल अप्रोच आपको फैक्ट्स के बारे में बताती है, ठीक है ना, जो चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में बताती है, उन्हें ढूंढती है, जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। नॉर्मेटिव अप्रोच आपको वैल्यूज के बारे में बताती है, ठीक है। ऐसे समझ लो नॉर्मेटिव अप्रोच आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रही है, ठीक है ना, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है फोकस ऑफ इंक्वायरी। तो एम्पिरिकल अप्रोच रियल करती है, ठीक है ना, रियलिटी पर बेस्ड होती है।
और नॉर्मेटिव अप्रोच बेस्ड होती है आइडियल कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है ना, जो हमने खुद क्रिएट किए हैं। एम्पिरिकल अप्रोच डिस्कवर करती है चीजों को और नॉर्मेटिव अप्रोच डिटरमिन करती है। सो गाइज यही सारे डिफरेंसेस आप इन्हें पढ़ सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए कौन से लॉज होंगे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड रहे, पीस मेंटेन्ड रहे सोसाइटी में, उसके लिए कौन से लॉज होंगे, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किसकी प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है, इसके लिए जो लॉज होंगे इन्हें तो बदल सकती हूँ, है ना, इन्हें तो ऑब्वियसली बदल सकती हूँ मैं। तो अब बात समझ में आई, नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। एम्पिरिकल अप्रोच उन चीजों को ढूंढती है या उन चीजों को डिस्कवर करती है और डिस्क्राइब करती है जो एक्चुअली में हमारे सेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, जिन्हें हमने सच में एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है ना, और वो रियल होती हैं, रियलिटी पर बिल्कुल बेस्ड होगी चीजें, उन्हें डिस्क्राइब करती है। और नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, उन्हें हमने क्रिएट किया है, समझ लो, उन्हें हमने बनाया है, वो नॉर्म्स हमने खुद बनाए हैं, वो सिचुएशंस, वो लॉज हमने खुद क्रिएट किए हैं। जो प्रॉपर्टी के लॉज हैं वो हमने खुद बनाए हैं, ठीक है ना, कि इसकी प्रॉपर्टी इतनी रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी इतनी रहेगी, ये हमने खुद क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द कंटेंट ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है ना, किसी भी स्टेटमेंट का जो कंटेंट है, नॉट इट्स फॉर्म, उस स्टेटमेंट की कोई भी फॉर्म हो, ठीक है ना, कुछ भी फॉर्म हो सकती है, विच मेक्स इट्स एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव, यानी उस स्टेटमेंट का जो कंटेंट है, जो उस स्टेटमेंट का डेटा है, वो हमें बताएगा कि वो एम्पेरिकल है या नॉर्मेटिव है, भले ही उस स्टेटमेंट की कुछ भी फॉर्म हो, ठीक है ना। इट इज द कंटेंट ऑफ अ स्टेटमेंट, नॉट इट्स फॉर्म, विच मेक्स इट्स एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव, ठीक है ना। सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर जनरली इंस्टीट्यूशनल, यानी इंस्टीट्यूशंस की हम बात करने वाले हैं। वैल्यू रिडन या वैल्यू ड्रिवन, अब वैल्यू रिडन या वैल्यू ड्रिवन बोल रही हूं तो मतलब नॉर्मेटिव अप्रोच पर बेस्ड होती है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है ना, यानी नॉर्म्स पर बेस्ड होने वाली है। सब्जेक्टिव होती है, नॉन वेरिफिकेटिव होती है, आप पता नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। एंड थॉट प्रोवोकिंग, हमें सोचने पर मजबूर करती है। सो गाइस हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ, ठीक है ना। तो ये चीज आई कहां से, ये चीज यहीं से निकल कर आई है, ट्रेडिशनल अप्रोच से, बिकॉज इट मेनली रिकॉग्नाइजेस द स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन एंड सो फिलोसफर्स हैव प्रोपाउंडेड थ्रू इट, इसी की वजह से फिलोसफर्स ने ऐसा कहा है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ। सो जो चीजें आपने पहले पढ़ी है अब आपको समझ में आ रहा है उसके पीछे का रीजन क्या था, ऐसा क्यों कहा जा रहा था, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच ऐसा कहती है कि स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है, इसी चीज को लेके पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने ऐसा कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ। सो ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है, उन्होंने सॉल्व करती है, वो है गोल्स ऑफ स्टेट, स्टेट के क्या क्या गोल्स होंगे, वो क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, कितनी लिबर्टी वो अपने सिटीजन्स को देगा, या स्टेट और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशंस है, ठीक है ना, स्टेट की कितनी ताकत है, स्टेट के कौन कौन से सिटीजन्स होंगे, कौन कौन स्टेट में रहेंगे, कौन कौन उसके सिटीजन्स कहलाएंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटी रहेगी, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यही सारी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करती है ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड इनके बारे में बताती है आपको एंड इनका सॉल्यूशन देती है। सो जॉर्ज एच सबाइन, ठीक है ना, ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं एंड इन्होंने ही प्रोपाउंड किया है इस अप्रोच को। सो गाइस ट्रेडिशनल अप्रोचेस काफी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, बहुत बहुत तरह की होती हैं। हम बेसिकली आज 4 ट्रेडिशनल अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है हिस्टोरिकल अप्रोच, दूसरी लीगल अप्रोच, तीसरी फिलोसफिकल अप्रोच एंड चौथी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इनके सिवा भी काफी ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती हैं बट मेन यही है और हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे। सो गाइज लेट्स डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में से जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट अप्रोच है वो है हिस्टोरिकल अप्रोच।
इसे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। सो हिस्टोरिकल अप्रोच ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल के टाइम से लेके मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स लाइक कार्ल मार्क्स, इतने लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है और यूज किया है अपनी अलग अलग थ्योरीज प्रोपाउंड करने के लिए, अपने आइडियाज प्रोपाउंड करने के लिए। हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन, मैक्स वेबर, लास्की, कार्ल मार्क्स, हीगल, एरिस्टोटल, इन सब ने, ठीक है ना, अब देख रहे हो ग्रीक थिंकर्स से लेके मॉडर्न थिंकर्स, सभी लोगों ने इस अप्रोच का यूज किया है। सो आज हम जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं या जो भी पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं वो नए तो नहीं है, ठीक है ना, उनकी जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से नई नहीं है, न्यू नहीं है, कुछ तो उसमें पास्ट का एलिमेंट है, वो चीजें हमें दिखती हैं, है ना। किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल फैक्ट की प्रेजेंट शेप समझने से पहले, ठीक है ना, या प्रेजेंट फॉर्म समझने से पहले हमें उसके पास्ट को समझना होगा कि वो आया कहाँ से, कैसे ओरिजिनेट हुआ वो, ठीक है ना, कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने उसके ओरिजिनेशन में हेल्प की, जिन्होंने उसके जेनेसिस में हेल्प की, वो स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, राइज कैसे हुआ, ठीक है ना। सो अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं, किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या किसी भी पॉलिटिकल फैक्ट की आपको प्रेजेंट कंडीशन समझनी है अच्छे से, तो आपको उसका पास्ट पूरी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन से एलिमेंट्स ने उसके जेनेसिस में हेल्प की है, उसके इवॉल्व होने में हेल्प की है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प की है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज प्रेजेंट पॉलिटिक्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पास्ट, यानी जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है आप जिसे देख रहे हो वो एक्चुअली में पास्ट का ही एक रिजल्ट है, ठीक है ना, इसीलिए पास्ट को स्टडी करना जरूरी है। सो हिस्टोरिकल अप्रोच ये काफी क्लियर टर्म्स में बता देती है दैट इट इज हिस्ट्री विच शेप्स एंड फॉर्मुलेट्स द फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, यानी वो हिस्ट्री ही है, ठीक है ना, जो ये हमें बताएगी, जो शेप करेगी एंड जो फॉर्मुलेट करेगी पॉलिटिक्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये हिस्ट्री ही डिसाइड करती है। सो पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच उन सबको एनालाइज करती है, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेट करती है अच्छे से, उसके बाद इन सारी चीजों को फैक्चुअल मैनर में हमें बताती है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच हमें पास्ट के इंस्टीट्यूशंस, पर्सनालिटीज, सोसाइटीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में बताती है, ठीक है ना। सो गाइस, जॉर्ज एच सबाइन ने भी यही कहा है कि किसी भी चीज को प्रॉपरली समझने के लिए, किसी भी थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए हमें उस थ्योरी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझना चाह रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे पास होना जरूरी है। सो सबाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास एटलीस्ट 3 चीजें होनी चाहिए किसी भी थ्योरी को समझने के लिए, ठीक है ना। वो थ्योरी किस टाइम पर क्रिएट हुई थी, किस जगह पर क्रिएट हुई थी एंड किस सिचुएशंस में क्रिएट हुई थी, ठीक है ना। मतलब वो थ्योरी कब क्रिएट हुई थी, किस टाइम पर उसे बनाया गया था, वो कौन सी जगह थी उसे बनाया गया था जहां पे, और किस सिचुएशन में उसे बनाया गया था, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि वो थ्योरी हमें बनानी पड़ी। अगर ये 3 चीजें हमें पता है उस थ्योरी के बारे में, तो हम अच्छे से रियल सेंस में उस थ्योरी का डेटा बता सकते हैं। उस थ्योरी का बेसिस क्या है, सच में उस थ्योरी का मीनिंग क्या है, वो हम अच्छे से पता लगा सकते हैं अगर ये 3 चीजें हमारे पास हैं तो, अकॉर्डिंग टू सबाइन। एंड ऑब्वियसली ये 3 चीजें पता करने में हिस्टोरिकल अप्रोच ही हमारी हेल्प करती है। सो गाइज, अब हम हिस्टोरिकल अप्रोच के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो हिस्टोरिकल अप्रोच हमें फ्यूचर के लिए गाइड करती है, ठीक है ना। वो हमें पास्ट के बारे में तो बताती ही बताती है, खास करके हमें फ्यूचर के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं। अगर हमें किसी चीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा, उसका पास्ट पता होगा, तो हम उसके प्रेजेंट को स्टडी कर पाएंगे। अगर हमें सच में प्रेजेंट के लिए पता चल गई चीजें तो हम फ्यूचर को भी समझ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हिस्टोरिकल अप्रोच की मदद से। जो पास्ट में गलतियां की गई हैं वो आगे ना दोहराई जाए, इसका भी ध्यान रखा जा सकता है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच प्रेजेंट को समझने में मदद करती है
इसी वजह से फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है और गलतियां भी नहीं दोहराई जाएंगी। इसी की वजह से काफी सारे इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज हमारे सामने आए बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। सो अब डीमेरिट्स क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच के? हिस्टोरिकल अप्रोच हमें पास्ट में जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में तो बताती है, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या थे इसके बारे में वो नहीं बता पाती। वर्ल्ड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, डायनेमिक है सोसाइटी तुरंत बदलती है, इसीलिए हिस्टोरिकल अप्रोच जो फैक्ट्स हमें दे रही है शायद अब वो हमारे काम के ना हो, बिकॉज सोसाइटी काफी ज्यादा जल्दी चेंज होती है। और जैसे जैसे वर्ल्ड साइंटिफिक हो रहा है, ठीक है ना, साइंस की तरफ जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं उस वजह से हिस्ट्री की वैल्यू काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, इसीलिए हिस्टोरिकल अप्रोच अब ज्यादा यूज नहीं होती है, साइंटिफिक अप्रोचेस ज्यादा यूज होती हैं। सो यस, अगर हिस्टोरिकल अप्रोच को आप सही से यूज करो, ठीक है ना, अगर उसे सही से यूज किया जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें एंड सिग्निफिकेंट चीजें निकल कर आ सकती हैं जो कि हमारे काफी काम आएंगी। सो हिस्टोरिकल अप्रोच की वजह से काफी सारे थ्योरीज बन पाई हैं, कंक्लूजन्स निकल कर आए हैं, ये सब हिस्टोरिकल अप्रोच की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच तो है। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट अप्रोच है फिलोसफिकल अप्रोच। सो फिलोसफिकल अप्रोच का कॉन्सेप्ट लियो स्ट्रॉस ने पोस्टुलेट किया है। फिलोसफिकल अप्रोच को स्पेक्युलेटिव या मेटाफिजिकल अप्रोच भी कहते हैं। बहुत ध्यान से ये नाम सुनिएगा, इन्हीं नाम के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। स्पेक्युलेटिव अप्रोच क्या होती है, मेटाफिजिकल अप्रोच क्या होती है, आपको रियल नाम शायद ना बताया जाए, दैट इज फिलोसफिकल अप्रोच। तो इन जो अलग अलग नाम है उनका भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। स्पेक्युलेटिव का क्या मतलब होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अपने दिमाग में कोई एक आइडियाज क्रिएट करना और उसी के बेसिस पर कंक्लूजन पर आना, ठीक है ना। मतलब आप खुद ही सोच रहे हो, उस चीज को बना रहे हो, उसी के बेसिस पर आप बातें कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है फिलोसफिकल अप्रोच में हम क्या बातें करने वाले हैं? आइडियाज की, ठीक है ना, जो लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट किए हैं, उन्हीं के बेसिस पर कुछ थ्योरीज हमें दे दी हैं, इन्हीं की आज हम बात करेंगे फिलोसफिकल अप्रोच में। सो फिलोसफिकल अप्रोच के एक्सपोनेंट्स कौन कौन है? प्लेटो, रूसो, हीगल एटसेट्रा। सो इस अप्रोच के अंडर जो थिंकर्स हैं, ठीक है ना, वो जो कुछ रिजिड ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनके बेसिस पर कुछ इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं आइडियाज अपने माइंड में, ठीक है ना। कुछ रिजिड ट्रूथ्स हैं जो कुछ सच हैं, कुछ झूठ चीजें एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, ठीक है ना, कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनके बेसिस पर थिंकर्स, फिलोसफिकल थिंकर्स अपने माइंड में कुछ इमेजिनरी आइडियाज बनाते हैं, ठीक है ना। फिर उन इमेजिनरी आइडियाज का बेसिस हमें एक्सप्लेन करते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉजिक के थ्रू, ठीक है ना। मतलब कुछ चीज आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत सिंपल चीज है ये, कुछ आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो आइडिया, और उसके बाद उस आइडिया का लॉजिक हमें बता रहे हो कि मैंने ऐसा आइडिया क्यों बनाया, मैंने ऐसे क्यों सोचा, है ना, और इसी तरीके से क्यों सोचा। ये चीज आप बताने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कुछ लॉजिक हमारे सामने रख रहे हो। आप अपने क्रिएट किए हुए आइडियाज के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो फिलोसफिकल अप्रोच के थ्रू। फिलोसफिकल अप्रोच का बेस्ट एग्जाम्पल हमें कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स से मिलता है। मैं जब भी कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स बोलूं तो 3 नाम आपके माइंड में आने चाहिए, लॉक, रूसो एंड थॉमस हॉब्स। क्यों? क्योंकि यही एक्सपोनेंट्स है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोग ने स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी, ठीक है ना। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, वो कैसे आया, इन सब की हम लोग ने बात की थी। तो ये स्टेट ऑफ नेचर आखिर था क्या? ये एक बेसिकली इमेजिनरी आइडिया ही तो था ना, किसी के माइंड में क्रिएट ही तो हुआ ना, उन्होंने एक्सप्लेन करने की हमें कोशिश की है। जनरल विल, तो ये सारी चीजें क्या है? ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमारे सामने रखा गया लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है ना।
कि स्टेट ऑफ नेचर देखो इसलिए आया होगा क्योंकि उस वक्त का जो इंसान था वो कोई रूल्स एंड लॉज नहीं फॉलो करता था, इसीलिए उसे स्टेट ऑफ नेचर कहा गया है। जनरल विल ये होती है सोसाइटी की। तो ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट थे जो हमारे सामने रखे गए और इनके पीछे का लॉजिक हमें बताया गया। तो यहां पर फिलोसफिकल अप्रोच यूज हुई है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है फिलोसफिकल अप्रोच का। स्टेट ऑफ नेचर की बेसिकली हम लोग ने क्या बात की थी उस थ्योरी में, कि आगे स्टेट कैसा होगा, स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ, स्टेट कैसे आया, है ना। जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, वो क्या है, वो सब स्पेक्यूलेशन पर ही तो बेस्ड है। बहुत ही स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सारी थ्योरीज स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड है ना। कुछ लोगों ने अपने माइंड में कुछ इमेजिनरी आइडियाज क्रिएट किए हैं। अच्छा देखो स्टेट ऐसे आया होगा, ठीक है ना, स्टेट ऐसे आया होगा कि जो किंग था वो भगवान था, इसलिए स्टेट की बर्थ हुई। तो ये सब क्या है, ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब फिलोसफिकल अप्रोच पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, स्टेट ऑफ नेचर को लेके चलते हैं। अगर रूसो लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में हमें बताया था, फिर उसे हिस्ट्री के एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। सपोज उन लोग ने अपने माइंड में ये सोचा कि अच्छा यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर तो रहा होगा, लेकिन जो पहले के जो लोग थे वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते थे, कोई लॉज फॉलो नहीं करते थे, तो हिस्ट्री से उसे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे फिलोसफिकल अप्रोच में फिलोसफिकल थिंकर्स क्या करते हैं, वो पहले अपने माइंड में एक इमेजिनरी आइडिया सोचते हैं, उसे बनाते हैं और फिर उसे हिस्ट्री के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो चीजें हो रही हैं, एक आप इमेजिनरी आइडिया अपने माइंड में बना रहे हो, फिर उसे हिस्ट्री के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। सो अब हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेंगे फिलोसफिकल अप्रोच के। सो फिलोसफिकल अप्रोच का मेरिट है कि वो डायरेक्टिव्स देती है, ठीक है ना, कुछ डायरेक्शंस देती है स्टेट्स को कि आप ऐसे ये चीजें कर सकते हो, ये चीजें ऐसे कर सकते हो, इस चीज को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इसे ऐसे देखो, इसे ऐसे सॉल्व करो, ठीक है ना। तो कुछ डायरेक्शंस देती है फिलोसफिकल अप्रोच स्टेट्स को, ठीक है ना, कुछ चीजें सही करने के लिए, जो चीज गलत हो रही है उसे सही कैसे किया जाए, इन चीजों के बारे में फिलोसफिकल अप्रोच स्टेट्स को बताती है। सो फिलोसफिकल अप्रोच का सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है कि वो रियलिटीज जो है, जो रियलिटी है लाइफ की, उसे इग्नोर कर देती है, ठीक है ना, बिकॉज वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड रहती है। फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो हाइपोथेटिकल एंड अनरियल इमेजिनेशंस पे बेस्ड रहती है, ठीक है ना, और उनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इमेजिनेशन बिल्कुल ही गलत हो, उसमें कुछ सच हो ही ना, है ना। इसी वजह से इसका ये सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि ये रियलिटी पर बेस्ड नहीं होती है, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, स्पेक्यूलेटिव होती है, जैसा कि इसका दूसरा नाम है। अगर फिलोसफिकल अप्रोच हाईली इमेजिनेटिव एंड आइडियलिस्टिक होगी तो इससे क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल फैक्ट्स हैं, उनका रियल मीनिंग हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, उनका सही मीनिंग क्या है, उनकी सही पोजीशन क्या है, वो क्यों बनाए गए थे, ये चीज हमें कभी पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि फिलोसफिकल अप्रोच इमेजिनेटिव है, इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है और झूठ भी है ना, एक तरह का झूठ ही है ये। सो जैसा कि हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफिकल अप्रोच की वजह से पॉलिटिकल साइंस अपना साइंटिफिक नेचर खो बैठी है, ठीक है ना, उसका जो साइंटिफिक नेचर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है फिलोसफिकल अप्रोच की वजह से, जो कि एक इमेजिनेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जबकि साइंस रियल चीजों के बारे में बात करती है ना, रियल फैक्ट्स जो है उनके बारे में बात करती है, और फिलोसफिकल अप्रोच जस्ट इसकी उल्टी है। सो फिलोसफिकल अप्रोच की वजह से यस, आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ठीक है ना, भले ही उन क्वेश्चंस की अभी नीड नहीं है, उनकी अभी जरूरत नहीं है, बट आगे जब वो सिचुएशंस आएंगी तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को वहां अप्लाई किया जा सकता है। सो एक फिलोसफर का काम यही रहता है कि उसके सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उनके आंसर करे, ठीक है ना। तो अगर ये आंसर्स अभी अप्लाई नहीं हो रहे, अभी की सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं है, तो क्या पता वो फ्यूचर में वैसी सिचुएशन आए और तब ये आंसर्स काम आए,
है ना। तो फिलोसफिकल अप्रोच पूरी तरीके से तो बेकार नहीं है, ये काफी हद तक हमें सोचने पर मजबूर करती है। सो हमारी थर्ड अप्रोच है यार ज्यूरिडिकल अप्रोच। सो ज्यूरिडिकल अप्रोच को लीगल अप्रोच भी कहते हैं। सो लीगल अप्रोच का काम क्या होता है? लीगल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को लीगल प्रोसेसेस से लिंक करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। जो भी लीगल प्रोसेसेस हो रही हैं, पॉलिटिकल साइंस को उससे लिंक करने की कोशिश करती है लीगल अप्रोच। सो पर्पस क्या है लीगल अप्रोच का? दिस अप्रोच ट्राइज टू लिंक द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद द स्टडी ऑफ लीगल और ज्यूरिडिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को लीगल या ज्यूरिडिकल प्रोसेसेस से लिंक करती है। और किससे लिंक करती है? इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय द स्टेट फॉर मेंटेनिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दो चीजों से जाके लिंक कर देती है पॉलिटिकल साइंस को लीगल अप्रोच। सो लीगल अप्रोच बेसिकली पॉलिटिकल अफेयर्स को लीगल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। सो लीगल अप्रोच स्टेट को एक लीगल पर्सन मानती है, ठीक है ना, कि स्टेट एक लीगल एंटिटी है जिसका काम क्या है? लॉ को एनफोर्स करना, ठीक है, और सोसाइटी में पीस बनाए रखना। सो अकॉर्डिंग टू लीगल अप्रोच स्टेट दो काम करता है, एक वो लॉ बनाता है, दूसरा लॉ को एनफोर्स करता है यानी इंप्लीमेंट करता है। तभी तो आप कहते हो ना कि अगर लीगल अप्रोच स्टेट को एक लीगल एंटिटी मान रही है, एक लीगल पर्सन मान रही है, तो इसका मतलब क्या है? जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट, है ना। जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट क्या है? वर्सेस स्टेट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज स्टेट इज अ लीगल पर्सन, ठीक है ना। स्टेट एक लीगल पर्सन होता है, स्टेट एक लीगल एंटिटी होता है, ठीक है ना। यानी स्टेट आपको स्यू भी कर सकता है और आप स्टेट को स्यू कर सकते हो, ठीक है ना। स्टेट आप पे केस फाइल कर सकता है और आप स्टेट पे केस फाइल कर सकते हो। इसीलिए स्टेट इज अ लीगल एंटिटी अकॉर्डिंग टू लीगल अप्रोच। स्टेट का काम है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। सो लीगल अप्रोच का काम क्या है कि जिस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके फंक्शंस लीगल है या नहीं ये पता लगाना लीगल अप्रोच का काम है। उनकी जो ताकत है क्या उसका मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं? वो जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं क्या वो प्रोसीजर सही है, फेयर है, रीजनेबल है, जस्ट है? ये सब किसका काम है पता लगाना? लीगल अप्रोच का काम है। इसी के थ्रू आप ये चीजें पता कर सकते हो कि कोई चीज वैलिड है, गवर्नमेंट का कौन सा एक्शन वैलिड है एंड कौन सा एक्शन इनवैलिड है, गलत है। इसको पता करने का तरीका लीगल अप्रोच है। सो लीगल अप्रोच हमारी हेल्प करती है गवर्नमेंट के एक्शंस वैलिड है या नहीं है ये पता करने में, ठीक है ना। किसी की पोजीशन क्या है, लीगल पोजीशन क्या है, ये पता करने में हेल्प करती है ना। और किसी के फंक्शंस क्या है, प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जा रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, वो लीगल है या नहीं है ये पता करने में हेल्प करती है लीगल अप्रोच। सो लीगल अप्रोच आपको जीन बॉर्डा, बेंथम, जॉन ऑस्टिन एक्सेट्रा इन सब की राइटिंग्स में देखने को मिल जाएगी। ये लोग बेसिकली सपोर्टर्स हैं लीगल अप्रोच के। सो जैसा कि लीगल अप्रोच स्टेट को लीगल पर्सन मानती है, लीगल एंटिटी मानती है, इसीलिए स्टेट कुछ भी करता है, ठीक है, स्टेट के सभी एक्शंस को वो हमें लीगल टर्म्स में एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। लीगल टर्म्स में हर चीज हमें बताती है स्टेट के बारे में। सो लीगल अप्रोच हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है। लीगल अप्रोच हमें ये कहती है कि जहां पर सिटीजन्स, ठीक है ना, लॉ को फॉलो करने वाले होते हैं, लॉ अबाइडिंग होते हैं एंड उन सिटीजन्स को लॉ की नॉलेज रहती है, वहां पर उन सिटीजन्स का पॉलिटिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है और बहुत अच्छे से आप पॉलिटिकल बिहेवियर उन लोगों का पता कर सकते हो। लॉ के बेसिस पर आप किसी का बिहेवियर नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। जो किसी के पॉलिटिकल एक्शंस है लोगों के, वो आप लीगल बेसिस पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो ह्यूमन माइंड है, वो कभी भी बदल सकता है। तो सिर्फ ये कहना कि हाँ लीगल बेसिस पर हम पॉलिटिकल बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं लोगों का, ये चीज गलत साबित होगी। सो ये अप्रोच काफी ज्यादा नैरो है बिकॉज ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की बात कर रही है, दैट इज लीगल एस्पेक्ट।
और भी बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारा बिहेवियर गवर्न करते हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हमारा बिहेवियर चलता है। वो सिर्फ लीगल बेसिस ही नहीं है, और भी बेसिस है, ठीक है। इसी वजह से ये अप्रोच गलत साबित होती है और बहुत ज्यादा नैरो है, क्योंकि सिर्फ ये लीगल एस्पेक्ट की बात कर रही है। बट हाँ, ये अप्रोच पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है गाइस, बिकॉज ये काफी हद तक, बहुत हद तक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है लोगों की, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। प्लस किसी इंस्टीट्यूशन की लीगल पोजीशन क्या है वो फाइंड आउट करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करती है। सो गाइस, हमारी लास्ट एंड फाइनल ट्रेडिशनल अप्रोच है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। So institutional approach is also known as a structural approach because different aspects like organizations, interest groups and structures are given due importance by it. ठीक है ना, यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आप अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमें क्या समझने में हेल्प करती है? ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना, और उसकी फंक्शनिंग क्या है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है ना, उनके वे अलग अलग ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स जो भी मैंने आपको बताए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस अफेक्टिंग पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में पढ़ने वाले हैं। इसके नाम से भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है। सो जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स होते हैं वो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर्स गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होते हैं। सो जो मॉडर्न थिंकर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको तो इंपॉर्टेंस देते ही देते हैं, साथ में वो ये भी कहते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स मैंने आपको बताए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ पार्टी सिस्टम को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 पिलर्स जो है गवर्नमेंट के, या 3 पिलर्स जो है उनको 4th पिलर भी वो मानते हैं, वो है पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मॉडर्न थिंकर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। बट ट्रेडिशनल थिंकर्स 3 एस्पेक्ट्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, 3 ऑर्गन्स को ही फॉर्मल स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है ना। बट मॉडर्न थिंकर्स 4 चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्टी सिस्टम। यानी पॉलिटिकल सिस्टम का जो 4th पिलर होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स। कुछ मॉडर्न थिंकर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स की भी बात करते हैं, ठीक है। यानी अब हमारे पास 5 चीजें हो गई हैं, ठीक है। वो 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, आपका पार्टी सिस्टम, एंड 5th चीज इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा गया, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स की बात हुई है। फॉर्मल स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात की, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उन इंडिविजुअल्स को नेग्लेक्ट कर देती है, उन इंडिविजुअल्स के रोल को नेग्लेक्ट कर देती है जो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड उसे ऑपरेट करते हैं। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर जिनकी भी हमने बात की, फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मींस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। इन सब में इंडिविजुअल्स ही तो है ना, आखिर इनको ऑपरेट कौन कर रहा है, ये किन लोगों से बने हुए हैं, ये हमसे और आपसे ही तो बने हुए हैं ना। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हमारी तो बात ही नहीं करती है ना, इंडिविजुअल्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देती है, उनके रोल के बारे में बात नहीं करती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत ज्यादा नैरो है, ठीक है ना, बिकॉज ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी इग्नोर करती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच सिर्फ एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस की बात करती है, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली में एस्टैब्लिश्ड है। दैट मीन्स बहुत सारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस अभी भी हैं जिनकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बात नहीं करती है। कुछ की तो हाँ ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन बहुत सारे और भी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको इग्नोर करती है ये अप्रोच। सो वो कौन से दूसरे और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जिनको ये अप्रोच नेग्लेक्ट करती है, वो है थ्रेट ऑफ वायलेंस, पॉलिटिकल मूवमेंट्स,
एजिटेशंस, वॉर, रेवोल्यूशंस, इन सब का भी तो असर आखिर होता है ना पॉलिटिक्स पर, बट इनकी बात स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं करती है, इनको वो इग्नोर करती है, ये भी इसका ड्रॉबैक है। बट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कह दें कि पॉलिटिक्स से हम सारे इंस्टीट्यूशंस को हटा दें और फिर देखें पॉलिटिक्स क्या है, तो वो एक बेवकूफ़ी होगी, है ना। हाँ, ये अप्रोच काफ़ी हद तक इनएडिक्वेट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है, कुछ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस मिसिंग है, लेकिन इसके बिना आप पॉलिटिक्स को पढ़ नहीं सकते हो, है ना। इंस्टीट्यूशंस के बिना पॉलिटिक्स कुछ रह ही नहीं जाएगी, इसीलिए ये अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो भी हमने अप्रोचेस डिस्कस किए हैं इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आएंगे। सपोज एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोचेस में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोचेस, जो मैंने टेबल भी आपको एक दी है, अगर आपको याद हो पीछे जाके आप देख सकते हो। या हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल अप्रोच में डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन वाले बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं गाइस। अगर मैं होती तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन देती, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या शॉर्ट नोट में आपको कह सकते हैं कि भाई फिलोसफिकल अप्रोच पर शॉर्ट नोट लिख दो, ठीक है ना, हिस्टोरिकल अप्रोच पर लिख दो, नॉर्मेटिव अप्रोच पर लिख दो, ऐसे। या एक्सप्लेन एम्पेरिकल अप्रोच, एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली डिफरेंशिएशन वाले। सो प्लीज़ आप इस तरीके से ही पढ़िएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंशिएट कैसे करना है, आप नेट से भी यार देख सकते हो, ठीक है ना। नेट पे भी आपको अच्छे से मिल जाएंगी टेबल फॉर्म में, आप वहां से भी पढ़ सकते हो चाहो तो। प्लीज अच्छे से डिस्टिंक्ट करिएगा। अगर डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर दीजिए, जरूर दीजिए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। जैसे कि मेरा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है मीनिंग, ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया नॉर्मेटिव अप्रोच, उसके बाद एक्सप्लेन किया एम्पेरिकल अप्रोच। तो ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज आज पार्ट 1 में हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस पूरी तरीके से कवर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 2 हम मॉडर्न अप्रोचेस को कवर करेंगे और इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। सो आई होप आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।